अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका है। आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने लाजिम हैं। इंतखाबी फंड्स अगर फराहम ना किए तो फिर शदीद संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती हठधर्मी का जवाब दे दिया। तमाम सियासी जमातें अगर एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश भी निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ने सियासी जमातों को सवाल यह है कि मुज़ाकरात की ऑप्शन आखिर क्यों दी, इसके ऊपर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ऐवान का एतमाद खो चुके अदालत ने यह खदशा जाहिर किया है, मगर अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ इनकार कर दिया। और आखिर में कुछ बात होगी कि वफाकी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात पर शब खून क्यों मारा, इसकी कुछ इनसाइड स्टोरी और डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, हम एक जेनेरिक सिचुएशन के ऊपर जाते हैं। देखा कि बड़ा सख्त रवैया था आइन को लेकर के 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होने चाहिए। फिर खुफिया इदारों के सरबराहान की एक मुलाकात हुई। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में खामोशी का मामला देखा। फिर आज मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात हुई। इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो कोई आप कह सकते हैं कि मिले जुले इशारे थे और कुछ रवैया नरम गरम था उनका। और आगे क्योंकि टाइम ख़त्म होता जा रहा है और एक दो दिन बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और 5 छुट्टियां आएंगी, और वो कह रहे हैं, वो जजेस बता रहे हैं कि वो बड़े चिल्ड हैं, इस पर कोई जल्दी नज़र नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा तो जो लचक जिसके मतलब कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि दोबारा वो जो पहले पंचायती फ़ैसले की तरफ जो है ना माइल नज़र आते हैं। और आज ये अदालत का ये कहना कि पार्टीज़ जो है ना वो मुत्तफ़िक हों तो फिर हम आगे इलेक्शन ले जाए जा सकते हैं। तो इस पे 2-4 सवाल आ जाते हैं। पहले तो ये है कि ये क्या आइनी तरीका है इसमें, अगर तो मुत्तफ़िक, पहले तो वो मुत्तफ़िक ही नहीं है। वो आपस में पीडीएम के भी इख्तिलाफ़ात हैं और पीटीआई भी अब तक क्लियर वाज़े तौर पे कह चुकी है वो इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन की डेट को आगे ले जाने में। और दूसरा ये है कि अगर वो मुत्तफ़िक हों तो फिर ठीक है, इसी डेट के ऊपर तो आइनी तरमीम करवानी पड़ती हैं, उसके लिए उनको वापस आना पड़ता है। ये बड़े सवाल है। दूसरा एक जो मिसाल दी जाती है कि जी उसमें 2008 में और 1988 में 2 दफ़ा इलेक्शन जब ये तब्दील हुए तो फ़र्क ये है कि उन दोनों दफ़ा एक तो वाक़यात बहुत बड़े थे। बीबी की शहादत हुई, फिर ज़िया-उल-हक साहब का जहाज़ फट गया, तो वो बहुत बड़े वाक़यात थे और उस पे भी सारी पार्टीज़ मुत्तफ़िक थी। और वो भी जिस तरह ज़ाद साहब फरमाते हैं कि अदालत ने कंडोन किया है, उन्होंने उसको माना नहीं है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा उसको। तो इस दफ़ा भी लचक दी है। तो इस दफ़ा अब मुत्तफ़िक होने की ये हम समझ रहे थे कि ये अब बात ख़त्म हो गई है, पार्टीज़ का आपस में बातचीत का मामला अभी आइन की तरफ जा चुका है। तो दोबारा एक किस्म की आप समझते हैं कि पटारी खोली है। तो यहाँ फिर क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले खुफिया एजेंसी के सरबराहान से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद लोगों को ये शक होने लग पड़ता है कि शायद ये कोई लचक उसके नतीजे में आई है। बाकी आज इम्पॉर्टेंट जो थी 3 पिटीशनें इम्पॉर्टेंट थी जो रद्द की गई हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी। उन्होंने कहा जी ये दरख्वास्त की है कि जी 8 अक्टूबर को ना इलेक्शन करवाए जाएं। हाँ। और ज़ाहिर है कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा जनाब आपकी पहले पोजीशन थी कि हमें अगर मसाइल दिए जाएं तो हम बिल्कुल करवाने के लिए तैयार हैं। अब आपकी एक तो पहले पोजीशन बदल गई है, दूसरा आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन अगर 14 मई को हुए तो एनआरकी मुल्क में हो जाएगी। तो आप मुकदमा जो है ना वो कह रहे हैं कि दोबारा खोलना चाह रहे हैं। हाँ, पहली ये। दूसरा जो था वो फोर्सेस का ना होना कि जो है ना ये, अच्छा फोर्सेस का मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि जो बार बार बहाना बनाया जाता है कि जी हमारे पास पंजाब के अंदर इतनी फोर्सेस नहीं हैं, तो क्योंकि अब केपी के इलेक्शन अलहदा होने हैं। तो आज हमारे रिपोर्टर साहब ने इससे बड़ी एक 92 के मेहनत की है। उन्होंने कहा जी 2018 में जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए गए थे तो 3,82,000 पूरे पाकिस्तान के लिए चाहिए थे। अच्छा। और पंजाब को 2,54,000 सिर्फ चाहिए थे। अभी इन्होंने पूरे सिर्फ पंजाब के लिए 4,66,000 सिर्फ पंजाब के लिए मान लिया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में भी 1 लाख के करीब ज़्यादा है जो कि पिछले इलेक्शन से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें
दूसरा मज़ा खेज है कि वजारत दिफा का जो उन्होंने इस्तदा की कि एक ही दिन इलेक्शन करना, ये उनका काम नहीं है, मैंडेट नहीं है, तो अदालत ने उसको भी रद्द किया। तीसरा जो मामला है वो पैसों का है, तो पैसों में भी उनके काफ़ी एक चुपते पे सवाल थे कि ये अजीब सा एक मजाक बना हुआ है कि जो पहले गेंद जो है ना वो फेंक देते हैं। स्टेट बैंक की डायरेक्टली हुक्म था कि स्टेट बैंक खुद दे, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली हुक्म था। और ये प्रैक्टिस ये जो है, पहले उनका ये कहना कि जी हम पैसे मुख्तस कर दिए हैं और वज़ारत ख़जाना इसको करेगी, ये बड़ी रेगुलर प्रैक्टिस में सुप्रीम कोर्ट जो है कई दफ़ा जब ये रिफ़ंड्स का मसला होता है तो FBR को डायरेक्टली कहती है कि जनाब ये आप रिफ़ंड दें, उसके लिए वज़ारत ख़जाना उसमें नहीं आती, वो रिफ़ंड दे देते हैं। सो ये कोई पहली दफ़ा नहीं कहा जा रहा, मगर इस दफ़ा ज़ाहिर है उसको बहाने बनाए जा रहे हैं। और वो गेंद जो है कभी वो जो है स्टेट बैंक से चली जाती है कैबिनेट में, कैबिनेट से असम्बली में, असम्बली से कमेटी में, कमेटी से दोबारा असम्बली में, तो एक टेबल्स के गिर्द घूमती रहती है ये सारी सूरत हाल। मुझे आमिर साहब इंट्रोड्यूस कराने दीजिए, उन्हें वेलकम कर दें। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब ने भी हमें प्रोग्राम मुकाबले में ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें टाइम देने का। ये आपके ख्याल में आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, ज़ाहिर आप भी सारे दिन गौर कर रहे होंगे, आपको ये कुछ लचक नज़र आती है थोड़ा सा आज सुप्रीम कोर्ट के रवैये में कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वो कह रहे हैं कि अदालतें अगर मुत्तफिक हों तो बात हो सकती है, तो इसकी आईनी हैसियत क्या होगा, कैसे किया जाएगा अगर ये कुछ इस तरह का? बिल तो इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। हाँ साहब शुक्रिया जी। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लीगल एस्पेक्ट्स को ज़हन में रखा जाए और आइन को और कानून को ज़हन में रखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना और इंटरप्रेट करके उस पर फैसला सुनाना, जो कि उन्होंने सुना दिया। अब ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ कर पैदा करें या उनको कल का नोटिस दिया है, ये मेरा ख्याल है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़िम्मे में आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है कि हम डिस्प्यूट जो है उसको किसी तरह से पंचायती फैसला जिसे कहा जाता है। हाँ बस मैं उसको पंचायती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पंचायती, क्योंकि अदरवाइज लीगली स्पीकिंग तो कोई गुंजाइश नहीं है। लीगली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तारीख दी है, 2 दफ़ा का इंतखाब होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ख्वाहिश है, कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की कुछ मामला हल हो जाए। मैंने ये पंचायती का लफ्ज़ इसलिए बड़ा बेदरेग इस्तेमाल कर लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद कहा कि मैं बड़ा माइल रहता हूँ पंचायती फ़ैसलों के ऊपर, तो इसलिए ये उनकी अपनी डिक्शन है। तो साहब ये तो बड़ा क्लियर है, सियासी सूरत हाल रोज़ हम वकीलों से लेते हैं, हर एक ने टॉक शोज़ पे। मैं ज़रा आज आपको ख़ास तौर पे इसलिए भी तकलीफ़ दी कि इसको ज़रा सियासी पस मंज़र इसका करें। बहुत ज़्यादा ये लीगल गुफ्तगू होती रहती है, 245, पता नहीं लोगों को भी, आम आदमी को भी इसी बहाने आइन याद हो गया। क्लियरली उनकी तरफ से ना है, बाकी सब हिले बहाने हैं, कभी पैसे नहीं हैं, कभी फोर्सेस नहीं हैं, कभी एनार्की हो जाएगी, कभी पार्लियामेंट की इजाज़त नहीं दे रही। क्लियरली वो चाह रहे हैं चाहे मार्शल लॉ लग जाए, वो इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि जबकि एक पूरा इत्तेहाद PDM का वो चाहते ही नहीं है क्लियरली। ये आप सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका जो राना सदाउल्लाह ने बयान किया था कि जी हम अपनी बका की, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है जमहूरियत क्या है और हमें कोई परवाह नहीं कि कानून आइन क्या कहता है, हमने तो अपनी सर्वाइवल की जंग। तो वो जो स्टेटमेंट थी राना सदाउल्लाह की, वो इनकी कैफियत को बयान करती है। और जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसका कम अज़ कम एक नज़रिया ये है कि जी उन्होंने सिंध जो है उसको उसमें सीटें ले जानी है, तो उनकी अपनी सीटें कायम हैं। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो PMLN को, JUIF को है, क्योंकि PMLN को नज़र आ रहा है कि वो पंजाब में और JUIF KP में उनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा, इसलिए वो तो किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते। और इसलिए आपने ये सही कहा है कि वो हर किस्म का बहाना बनाएंगे, वो कभी पार्लियामेंट के पीछे जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी। और आज मैं देख रहा था टेलीविजन की चैनल पे, तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे
फैसले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट पर जिन पे अमल दरामद नहीं होता। तो अगर अमल दरामद नहीं होगा तो सो व्हाट, मतलब है कि आइन की बिल्कुल नफी, यानी कि बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ को तबाह करने वाली बात जो है। अब ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि कोई परवाह नहीं है, बड़े केसेस हैं जिन पे अमल दरामद नहीं होता। तो इनकी तो कोई ख्वाहिश किसी सूरत नहीं है, तो इसलिए ये तो हर हद तक जाए। नहीं, एक तो बिल्कुल समझ आती है कि उनको ये डर है कि पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी, मगर इसके अलावा भी जो इमरान खान की इतनी ज़्यादा क्या डर है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हार जीत होती रहती है। नून लीग जो 2002 के इलेक्शन में इनके चंद लोग रह गए थे और माशाल्लाह था इन्होंने बड़ी अच्छी अपोजिशन की। उसके बाद 85 के अंदर अपोजिशन हुई, फिर बीबी जो है मोहतरमा 97 में 14-15 सीटें रह गई थी और उन्होंने भी डट के अपोजिशन की। तो ये होता रहा है, मगर इस दफ़ा एक्चुअली क्या डर है, क्या खदशात क्या हैं इनको कि इमरान खान आप लोग क्या करेंगे इनके साथ? देखिए, एक तो सियासी तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि जिस शख्स ने जुर्म किया होता है ना, उसको फिर वो हॉन्ट करता है आके कि यार ये जो मेरा जुर्म है ये पारा। अब मसलन वजीर आजम का ले लें आप, वजीर आजम का मिसाल ले लें कि जब उन पे फर्द जुर्म आयद होने लगी थी और वो कोई गालिबन 16 अरब रुपया जो उनके अकाउंट से निकला था, उस पर वो सारी चीज़ें रुक गई और उनको बरियत भी हो गई। तो जिन लोगों ने ये जराइम किए हुए हैं उनको इंतहाई डर है कि ये जो हमारे जराइम हैं इन पे हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारा एहतसाब होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है जो उनको खाई जा रही है। वो बात वही है जो इमरान खान साहब कहा करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जो मेरा ख्याल है कि दोहराने के काबिल है। तो वो अब भी उनकी ख्वाहिश है कि इस तरीके से अगर कोई NRO मिल जाए तो उसको वो इस तरीके से हमें, या मीडिया में आता है कि जी ये एक खौफ का एक पहलू है जो कि इनको खाया जा रहा है। तो वो बात वही है कि किसी न किसी तरीके से कोई NRO मिल जाए तो शायद इनका खौफ जो है वो कम हो जाए। तो जब आपने और हमने 30-35 साल से, तो ये सारा दिन आपको 1990 की दहाई याद होगी, यही बहसें होती रहती थी कि क्या निज़ाम में क्या ख़राबियाँ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये 1988 से ये लड़ाई चल रही है कि हुकूमतें जाती हैं और फिर एक पार्टी दूसरे के ऊपर वो मजालिम ढाने लग पड़ती है, जब दूसरी आती है तो वो किसी की ज़ुबान काटने लग पड़ती है। तो ये सिलसिला तो जारी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आपकी उस समय इस स्केल का नहीं था, मगर काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों पे नाजायज़ पर्चे भी हुए, मगर इलेक्शन होते रहे। तो इस दफ़ा जो है क्या फ़र्क क्या है? इस्टेब्लिशमेंट का रवैये की तब्दीली है? आमिर जी, पहले तो बात यह है कि पिछले 30-40 साल से जिस तरीके से ताकत की हसूल की खातिर चीज़ें की जाती रहीं और उसके बाद उसको रखने के लिए जो करते रहे और उसके अंदर जो कबाहतें थी और जिसकी वजह से बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी। पहले 58(2)B था, फिर वो सदर के पावर ख़त्म हुए, फिर एक मार्शल लॉ लग गया मुशर्रफ का। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं वो तो पॉलिटिक्स में तकरीबन हमेशा रही है। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि जब तहरीके इंसाफ आई और उनके जो 3.5-3 साल थे, उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस थे वो हमारे आने से पहले के बने हुए थे। वो नैब के केसेस थे। कुछ केसेस बने हमारे दौर में यकीनन, और लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें थी वो पहले से हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि यही चीज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो तो पहले भी था। वो सारा पर इस दफ़ा जो एस्टेब्लिशमेंट के क्या खदशात क्या हो सकते हैं कि वो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता था, एक पार्टी को नज़र आता था 1990 की दहाई में 58(2) भी इस्तेमाल होता था, दूसरी एक्सेप्ट कर लेती थी कि जी अब हमारी बारी नहीं है, अब दूसरों की बारी है, और बारियाँ चलती रहती थी। मगर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एक किस्म का जो है ना वहाँ से क्या कहें कि रेसिस्टेंस आ रही है, मज़ामत हो रही है। और सबसे बड़ी मिसाल तो उसकी ये वज़ारत दफ़ा का ख़त है कि जी आप दोनों इलेक्शन एक दिन करवाएंगे, उनका मैंडेट बनता है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपने पहले बात की है
उसमें मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ऑब्वियसली तफसीलात का इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनके अंदर की क्या थिंकिंग है, लेकिन जो ये पीडीएम का रवैया है और जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं और जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस होते हैं, ऑब्वियसली वो महसूस करते हैं कि वो अकेले नहीं है, उनको सपोर्ट जो है वो हासिल है। तो एक दूसरी बात क्या की थी आपने? मैंने कहा वो इस आपसे इस्टेब्लिशमेंट को क्या खदशात हैं, क्योंकि शदीद हैं वो जिस लेवल पे जो अभी जाया जा रहा है, ये पहले इस तरीके से नहीं कभी हमने देखा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से पीडीएम बिहेव कर रही है और जिस तरीके से ये सारी सियासी जमातें जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हैं, जो कि एक बेलचक रवैया रखती हैं, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे और बाकी चीज़ें नहीं मानेंगे। तो यकीनन उनको एक सपोर्ट है, एक ताकत है। और लेकिन इसके पीछे मुसबरात क्या हैं, क्या कोई वाकई कोई ऐसी बात है, इसके बारे में मुझे ऑब्वियसली कोई खास इल्म नहीं। ठीक है, तो आप 30 आप सवाल पूछना चाह रही है, प्लीज। बिल्कुल। शफकत महमूद साहब, अभी से कुछ देर पहले आपने आमिर साहब से गुफ्तगू के दौरान ये बात की थी कि इलेक्शन से फरार इसलिए भी इन लोगों का कि ये एक और एनआरओ चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस एनआरओ के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी कोई शर्त मौजूद होगी? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब तो बिल्कुल वाज़े तौर पर कह चुके हैं और उनकी हमेशा से स्टेटमेंट मुतनाज़ रही हैं। उन्होंने ये बात की है कि अगर इंतखाबात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, हमारी क़यादत नहीं होगी, तो हम एक खूनी लकीर खींच देंगे जिसे मिटाया नहीं जा सकता। क्या ये एनआरओ इस शक्ल में होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब जो जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं ना, वो उसका मैं मजम्मत ही कर सकता हूँ। और क्या है कि जी खूनी लकीर, तो मेरे भाई अगर ऐसी कोई, जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे या जेल में थे तो कितने लोग बाहर आए, कितने एहतजाज देखे आपने। मतलब है कि मुझे तो ये कि एक जलसा नहीं करने के काबिल ये, तो ये इस किस्म की बातें करते हैं कि जी खूनी लकीर जो है वो खींच दी जाएगी। बात यह है कि एनआरओ का मतलब इनके ऑब्वियसली ये सारे अपने गुनाहों को धोना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि उनको जो खौफ खाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अगर पावर में आ गई और वो आके जो जितने केसेस इन्होंने जाली तरीके से बंद कराए हैं, जो कि इन्होंने नैब के ताकत जो है उसको ख़त्म किया है, तो इनको तो डर यही है कि वो आके सारी चीज़ें खुलेंगी। तो इसलिए एनआरओ की जब बात अगर इनको ये यकीन हो जाए ना कि इनको इनके जो गुनाह हैं उनकी माफ़ी मिल जाएगी, तो फिर शायद इतना खौफ ना हो उनको जितना इस वक्त। वो अदालत के सामने बार बार बुनियादी जो यहाँ पे तासुर दिया जा रहा है वो ये है कि जनाब वो अगर उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ अदालत ने ना देखे, कोई नज़रिया ज़रूरत टाइप चीज़ ना की, तो फिर पहले ही बहुत बड़ी हुकूमत दूरियाँ हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, पार्लियामेंट की तरफ से अजीब मजाक हो रहे हैं जिस तरह का सप्लीमेंट्री ग्रांट के अंदर। ये आम चीज़ बात है कि जी वो कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ये सारे पैसे देने का मामला चलता रहता है। तो उसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा, आपने भी 30-35 साल जो है ये सियासत की है, ये सबको पता है कि जो आज अदालत ने भी पॉइंट आउट किया कि अगर आपका मनी बिल फेल हो जाता है तो फिर हुकूमत का इसका मतलब है अक्सरियत नहीं है। नहीं, ये आमिर जी ये तो बिल्कुल ही एक फ्रॉड किया जा रहा है ना। देखते ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके ऊपर जनाब कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कि शायद कोर्ट ने उसका जिक्र भी किया कि ये जो इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंस है, ये अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट तस्वर भी कर लिया जाए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसका एक प्रोसीजर है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं और साल के आखिर में आके एक सप्लीमेंट्री बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है नेशनल असेंबली में, और वो सप्लीमेंट्री बजट पास हो जाता है। तो ये जो तरीका है कि आपने अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी भी है तो उसके लिए आप नेशनल असेंबली को रेफर कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आज तक कभी हुआ ही नहीं है। ये तो बिल्कुल फेक है और बिल्कुल विदाउट एनी फाउंडेशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ना करने वाली बात है। और मैं फिर आपको वही रेफर करूंगा कि जो मैंने आज ख्वाजा आसिफ को सुना है कहते हुए एक प्रोग्राम में कि जी सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले जो है उन पे अमल दरामद नहीं होता। यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको नहीं मानेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ऐसे होता रहता है।
तो ये तो कोई अजीब बात है। मतलब ये कौन सी ये तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एंड है। अगर सुप्रीम कोर्ट 17 और 15 जजेस हैं, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो ये तो क्योस है। और अगर चेरी पिकिंग करनी है हमने कि जी ये फैसला हम मान लेते हैं, ये फैसला हम नहीं मानते, तो फिर तो जिसकी ताकत है वो कहेगा कि जी हम ये मानते हैं, ये नहीं मानते, ये मानते हैं, ये नहीं मानते। तो ये तो कोई अनएंडिंग, ये बिल्कुल एक अफरा तफरी एनार्की की सूरत की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो अदालत के पास 190 के तहत जो इख्तियारात हैं कि तमाम इदारों को उन्होंने कहा जी आप ये पैसे स्टेट बैंक मुहैया करें और सारे कोऑपरेट करें इलेक्शन कमीशन के साथ, और तकरीबन सभी ने अब तक इनकार हो चुका हुआ है। अब एक ऑप्शन जो बार बार डिस्कस हो रही है, आज अदालत में भी डिस्कस हुई, वो 245 की है कि अदालत जो है वो फ़ौज को बुलवाए कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो उसका भी जवाब दिया गया जी वो वहाँ पे बुनियादी हकूक़ सलब करने पड़ते हैं। हालांकि अदालत ने पॉइंट आउट किया कि जनाब 2018 में जब 245 लगाई गई थी उस वक्त बुनियादी हकूक़ तो सलब नहीं किए गए थे। तो अगर 245 पे भी अमल नहीं होता, जो कि ये तासुर दिया जा रहा है, तो फिर क्या है, नारकी है। देखें आमिर जी, बात यह है कि हम एक ऐसी सूरत हाल में आए हैं तो शायद हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आई। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है पिछले 4-5 दिन से, बल्कि उससे पहले से, कि वो सरीहन जो कानून की और आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो उसको बर्दाश्त भी किया है। और नहीं तो अभी तक तो इनको कंटेम्प्ट नोटिस हो गए और शहबाज शरीफ को एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो घर भेज दिया जा चुका होता। और मेरी तो समझ में यही है और मेरी तो गुजारिश भी यही है कि अगर ये जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक कोशिश है ये कामयाब नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और जो ऑर्डर लीगली और पॉलिटिकली और जो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है उसको ऑर्डर दे, और उसके बाद लाजम करे अंडर 190 सारी अथॉरिटीज जितनी भी पाकिस्तान की हैं उन पर लाजम है कि वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करें, एड करें और उनको कहे कि हमारा जो फैसला है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आप कह दें कि जी हुकूमत आइन जो है वो ख़त्म है और हम कह दें कि जी बस अब एक नॉन आइनी गवर्नमेंट है, जो मर्जी की जाए। नहीं तो वो तो खुल्लम खुला ये कह रहे हैं कि जनाब अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे और वो गैर मावराए आइन जो है उनको कोई इमरान खान के मुतबादल के तौर पे वो भी कबूल है। तो क्लियरली इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनके तमाम इशारे यही हैं कि जनाब मार्शल लॉ चाहे लग जाए तो वो इमरान खान से बेहतर है। देखिए अगर हम एक सियासी जमात है, हमारे पास तो दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अदालत के पास जाएं और जो हमारे कानूनी हकूक हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के हकूक हैं, उनके लिए एजिटेट करें और एक कानूनी फैसला। दूसरा हमारी ऑप्शन ये है कि हम अवाम के पास जाएं और अवाम को कहें और उनका अपना मुकदमा अवाम के पास पेश करें और उनको कहें कि वो बाहर निकलें। सो हमारे पास कुछ तीसरा रास्ता तो है नहीं, हम कोई आम जत्था नहीं है, हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। तो जो तरीके हमारे पास हैं हम वो करते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तो है ही है। और जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ है, ये जिसे अंग्रेजी में परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, ये परफेक्ट स्टॉर्म बनने जा रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, और उसके ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो आइन की परवाही नहीं करते, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ लचक तो ये पंचायती जो है ना फैसले की तरफ माइल करके थोड़ा सा ज़रूर लगा के एक अजीब तरह डायरेक्शन में जा रही है। पर साथ में उन्होंने जो ये तासुर था कि जो 2 दिन पहले खुफिया एजेंसी के सरबराहान से मुलाकात थी तो लोग ये शक कर रहे थे कि शायद उसके बाद कोई फ़र्क पड़े। तो ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने उनको कह दिया है कि जनाब बात आगे जा चुकी हुई है, तो ये हर सूरत में इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ये काफ़ी सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं आज, सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी डिटर्मिन्ड नज़र आ रही है कि वो इसको आगे लेके जानी है और वो पीछे हटने नहीं जा रही। देखिए आमिर, अगर सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन्ड नहीं हो रही और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुप करके बैठ जाती है, अगर उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म है ना जी। फिर तो हर कोई
जिस जिसका दाव लगेगा, जो कहेगा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानते, हम आइन को नहीं मानते। कल को हमारी हुकूमत आती है, हम कहते हैं कि 10 साल तक हमने इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि जी हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। मतलब है कि कोई आपने फैसला करना है बहसीयत कौम कि आप कवानीन और आइन के मुताबिक आपने चलना है या आपने बिल्कुल उसकी बेपरवाही करके आपने पता नहीं कौन सा निज़ाम जो है वो लेके आना है। पुराने ज़माने में तो अभी तक मार्शल लॉ लग चुका होता क्योंकि, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये तो अजीब सूरत हाल है ना कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है और केयर टेकर, अब जरा बिहेवियर आप केयर टेकर गवर्नमेंट्स का देखें, जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का बिहेवियर है कि जी वो डे टू डे मसाइल को हल करने के जिस तरह वो बैठे फैसले कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ज़मान पाक पे हमले किए, जिस तरह उन्होंने हमारे अली अमीन के साथ हो रहा है, बाकी लोगों के साथ जिस तरह हो रहा है, तो ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो मकसद ये है कि हम तो कोई नई तारीख रकम करने जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को है और पाकिस्तानी कौम को। सही। आमिर साहब, ब्रेक की तरफ अभी जाना होगा, अगर आपकी इजाज़त। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। शफकत महमूद हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया निगरान हुकूमतों के हवाले से, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई ने एक दरख्वास्त तो दायर कर दिया कि टेक गवर्नमेंट उनके टेन्योर के हवाले से, इसके ऊपर बात होगी। मगर ये भी देखना भी बाकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही है कि इलेक्शन की तारीख पर सियासी जमातें मुतमईन हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और मिलेगा, उसकी शक्ल क्या होगी और क्या 14 मई को जो इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में उसको यकीनी बनाया जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे आपके प्रोग्राम में। आमिर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेके था वो नरम गरम सा था, कौम ने तो उसकी गर्मी महसूस की। आप जरा बताएं आपको नरमी कहाँ लगी और गर्मी कहाँ पर लगी? भाई वो एक तो भी शफकत साहब जो फरमा रहे थे कि काफ़ी बड़ा एक तबका है जो ये कहता है कि रोज़ ये हुकूमतुलियाँ हो रही हैं, इसको बहुत ज़्यादा केस लटक रहा है, इसको ये बेयकीनी ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि फ़ैसला दे जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन अगर करवानी है तो जो भी देना है। अब ये पोलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जा रहा है, अभी 5 छुट्टियाँ आ जाएंगी और उसके मतलब बड़े मज़ेदार कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 ईद की छुट्टियां ज़्यादा मालूम हो रही थी, लेकिन साथ ही जजेस ने कहा कि पुरसुकून होने के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे अब देखिए ना, ये 25-26 पे बात चली जाती है जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके बाद भी पता नहीं होती है। तो पीछे तो फिर 14 मई की जो तारीख है उसके अंदर 2-2.5 हफ्ते ही रह जाते हैं। सो टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे अदलिया में उतनी ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, वरना जिस तरह किस्म का क्लियरली एक ये वही वो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि पंजाबी का लतीफ़ा है कि फिर चौधरी साहब ना ही समझिए। तो ना कर करके वो 2-3 महीने से थक गए हैं, मगर यहाँ पे जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को वो ना नज़र नहीं आ रही, वो रोज़ पूछे जा रहे हैं उनको। तो एक तो ये मैं समझता हूँ। दूसरा, ये जो पार्टियों में इत्तेफाक की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि हम अगर हो जाए तो हम इस पर गौर कर सकते हैं, तो अगर वो क्लैरिफाई कर देते साथ में कि इत्तेफाक से मुराद अगर उनकी ये थी कि पार्टी इत्तेफाक से आईनी तरमीम ले आएँ, तो जो कि बड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर हमें मंजूर होगा। ये क्योंकि नहीं की तो उससे एक अबाम रह गया। बाकी ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ से आज बड़ी सख्त आई हैं, जैसा कि उन्होंने सीधा कहा है कि नहीं अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा और जो है उसके बाद जी जैसे वज़ीर अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट की वज़ीर आज़म पर अदद नमाज के भी नताइज हो सकते हैं कि ये जो मनी बिल कैंसलेशन हुई है उनका इशारा इस तरफ है कि इसका मतलब उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बजट फेल हो जाए तो ये उसके से यही किया जाता है, गवर्नमेंट इज़ नो मोर। फिर उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने एक जो दुआ पढ़ी है, तो मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हम नेक लोगों में शामिल करें हमें, और जब हम चले जाएं तो हम अच्छे अल्फाज में याद किए जाएं। तो उससे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो एक अपनी लेगेसी के मतलब सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ हफ्तों में महीनों में रिटायर हो जाना है।
तो वो ये सोच रहे हैं कि उनका पोस्टैरिटी में या मुस्तकबिल में उनको कैसे याद किया जाएगा। और इस तरह आज़म कैसे कह रहे हैं कि वो बड़े इस मामले में वो नज़र आते हैं कि वो ये हर सूरत में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप देखें ना, साकिब निसार साहब के होते हुए बड़े कोई नहीं था बोलता, जो इफ्तार के नहीं बोलता था, वहाँ हिस्ट्री ने उनको बड़ा मनफी तौर पर जज किया है, उनके फैसलों को, उनके कॉन्डक्ट को सारा वो किया है। लेकिन आमिर साहब इसमें एक और भी मामला है। जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुज़ाकरात का मौका देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में जो 14 मई को इंतखाब कराने का हुक्म था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी ये बात साथ की है कि अगर सियासी जमातें मिलकर इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ, यानी गुंजाइश निकल सकती है। तो इसमें आईनी तौर पर क्या गुंजाइश निकल सकती है? मैंने एग्जैक्टली यही कहा कि वो आईनी अगर ये क्लैरिफाई कर देते कि आइन के अंदर ये सिर्फ उसी सूरत में सिर्फ आपस में बातचीत से इत्तेफाक से नहीं हो सकता कि दो जो लवाजमात पहले जो 2 दफ़ा डिले हुआ है उसके अंदर एक तो वाक़या बहुत बड़ा, यहाँ वो क्रेडिबल एविडेंस नहीं नज़र आ रहा कि हालात इतने बुरे हैं जितने के बताए जा रहे हैं। हाँ। दूसरा ये कि पार्टीज़ के इत्तेफाक था तो चंद दिन के लिए आगे गई थी। तो अगर ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि इत्तेफाक से मुराद ये है कि आप लोग मुत्तफ़िक़ हो गए, कोई आइनी तरमीम कर लें, तो मेरा तो ख्याल है जितना टाइम थोड़ा रह गया है और जो PDM के अंदर भी इत्तेफाक नहीं है और इमरान खान के साथ तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं नज़र आता, तो ये होने नहीं जा रहा। मगर मैं क्विकली एक तो और पढ़ दूं कि जिन्होंने बड़ी नरम तो के बजाय गर्म जो बातें की हैं, उसमें उन्होंने कहा जी ये आप जो कह रहे हैं इंतखाबी खर्चा, ये ज़रूरी नौइयत के हैं, ये गैर अहम नहीं है। पाकिस्तान ये हुकूमत की ग्रांट मुस्तरद होने का खर्चा असम्बली के बावजूद खिलाफ है। फिर दूसरा उन्होंने उसका भी बड़ा जिक्र किया कि ये जो आप कह रहे हैं अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं होंगे और ये जिस तरह की सिचुएशन दी जा रही है, बताई जा रही है कि मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा जी 92, 97, 91, 2002, 2008, 2013, 2018 मतलब इसमें भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं रहे, बहुत बुरे हालात रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा संगीन थे। 2008 में बीबी की शहादत हुई, उसके बाद 2013 में बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म, रोज़ बम धमाके हो रहे थे। तो उन्होंने उसकी तरफ भी किया कि ये कोई क्रेडिबल आपकी वजूहत नहीं है, पर ये है कि घूम फिर के आ जाता है कि अब करते क्या हैं, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो ये 245 वाला जो है ना, आज उन्होंने खुद इसकी तरफ पूछा है कि जनाब अगर लगा दिया जाए, तो एक इशारा तो दिया है, देखिए अब क्या करते हैं। पहले वो लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं तो इम्प्लीमेंट होता है, अगर नहीं इम्प्लीमेंट होता तो फिर क्या होगा। सही है। ईद उल फितर की आमिर साहब जो छुट्टियों की बात है, जो जजेस के हवाले से आपने भी रिमार्क्स उनके शेयर किए, तो ये छुट्टियां तो 25 को ख़त्म हो रही हैं, 25 अप्रैल को। 27 अप्रैल की तारीख है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए जाएं। 2-3 दिन का उज़र तो वैसे ही हर इदारे के अंदर होता है कि अभी हमारे लोग वापस नहीं आए, अभी हमारा प्रॉपर काम नहीं शुरू हुआ। मुमकिन है कि ईद पे कोई बड़ा तोहफा सियासी जमातों की तरफ से कौम के लिए आ जाए, मगर APC भी ईद के बाद होने जा रही है, छुट्टियों के बाद ही होगी। तो ऐसा लगता है कि डेडलॉक वैसे रहेगा, मुज़ाकरात बेसूद रहेंगे, फायदा कोई भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मेरा हाल ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं जो है अल्लाह करे इतने मुस्बत हालात हों। मगर आप देखिए ना, जिस तरह आपने खुद ही अभी जिक्र किया कि अभी तक तो इलेक्शन शेड्यूल जो अदालत ने दिया है उसके मुताबिक चल रहे हैं, मगर 27 जो है उसके बाद से उनको फंड्स की ज़रूरत होगी, फिर इलेक्शन शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। और अभी उन्होंने पार्टीज़ को बुलाया है, उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, उसके बाद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, तो 25 के बाद फिर 26 और एक आधा दिन ही रह जाता है। तो फैसला फिर यही है कि अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करना इलेक्शन शेड्यूल को, तो 26 को या 27 को ये फैसला आ जाना चाहिए, वरना फिर ये 14 मई से आगे भी तारीख जा सकती है। सही है। अभी 22 अप्रैल की आखिरी तारीख है आमिर साहब। 23 अप्रैल से तो गैर कानूनी हो जाएगा, गैर आईनी हो जाएगा अगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स को काम करती हैं। जो तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा जो है वो कोई तरीक़ेकार मुतय्यन करे कि दोनों सूबों में किस तरह से अमूर चलाए जाने। आप क्या देख रहे हैं इसको? जी, ये एक कानूनी बहस है कि 22 अप्रैल को 90 दिन हुकूमत के तो निगरान हुकूमतों के तो पूरे हो जाएंगे। तो अदालत ने इलेक्शंस को तो तकरीबन 1 महीना 2 किस्तों में मुलतवी किया है, 14 अप्रैल से 14 मई तक ले गए हैं। मगर निगरान हुकूमत को ये एक सवाल है कि क्या ऑटोमेटिकली उनकी भी एक्सटेंशन होती है या क्या इस्तदाद तो ये की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए, और उनका कॉन्डक्ट देखते हुए इस पर भी अदालत काफ़ी ज़रा ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। तो ये अदालत पे मुनसर है कि इसके मतलब वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो इनको भी एक्सटेंशन मिल सकती है, जिस तरह पहले 2 दफ़ा इलेक्शंस की डेट के लचक दी हुई है, इनको हटा भी सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा सकती है। वो इसलिए
है कि अभी वहाँ पे दोबारा पुराना प्रोसीजर असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तो जो तरीक़ाकार है निगरान हुकूमत का कि जनाब एक लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान वो आपस में नाम आते हैं, कि ना आपस में इत्तेफाक हो तो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, असम्बलियाँ तो हैं नहीं हैं। तो फिर अगर ये इनकी छुट्टी करनी है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर सुप्रीम कोर्ट को ही खुद ही लगाना पड़ेगा, जो हालात ज़रा तब्दील हो गए हैं। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, ये जो पटिशन दायर की गई है ये भी आइन के तशरीह 184(3) के तहत दर्ज की है तहरीक इंसाफ ने, और इसी से रिलेटेड बिल दोबारा से जब आरिफ अलवी साहब को जो प्रेसिडेंट है उनको भेजा गया, उन्होंने वापस भेज दिया। इबाम तो वहीं का वहीं है, इसके ऊपर भी मामला उठाया जाएगा। पहले उन्होंने तो पहले ही ये भेज दिया था। अब ये उसूली तौर पे अगर वो अदालत बीच में मुदाखलत ना करती तो इस दफ़ा उनके हाँ ना से फ़र्क नहीं पड़ना था, इसने बिल ने कानून बन जाना था। पर अब उन्होंने उनके पास ये जो है उन्होंने सिर्फ रिपीट किया है जो अदालत ने कहा है कि जो ही ये कानून बनेगा तो ये बन तो जाएगा, मगर इसकी अमलदारी नहीं होगी और उस पर वो डिस्कशन करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ख़त्म हो गया चैप्टर, उन्होंने डेट दी हुई है जिसके बाद मई की गालबन है डेट पहले हफ्ते की, जिसके बाद इसकी प्रोसीडिंग्स वो शुरू करेंगे कि इसका क्या करना है। मगर मैं समझता हूँ कि 184(3) पे एक जो है ना ये तो खैर इसके अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मेला फडी उसमें आ जाती हैं या रिट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर नज़र आ रहा है कि खुद बेनिफिट करने के लिए। पर ये बहस बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा बड़ा तबका ये जजों में भी, बार में भी, इमाम में भी, मीडिया में भी समझता है कि इसकी इस्लाहत हो जानी चाहिए। और ये वाकई जो ये इल्ज़ाम लगता है कि जनाब वन मैन रूल है, तो इज्तिमाई अगर फ़ैसले हों और इसकी हदूद का तयन हो जाए कि जनाब कहाँ पे 184(3) लगना है या नहीं लगना। पर बहरहाल इस वक्त तो जो पुराना कानून है उसके मुताबिक ही चल रहा है, जब तक नहीं बनाया जाता या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स के तहत वो खुद ही ये रिफॉर्म्स कर ले आइडली, तो ये बड़ा अच्छा है कि वो ये कर लें तो बहुत अच्छा है। वरना फिर ये बातचीत के ज़रिए मिलजुल के ये हो सकता है, तो ये प्रोसीडिंग्स आगे जाएंगी तो पता चलेगा कि अदालत का क्या मूड है, पर होना ज़रूरी है चाहिए। सही, अभी हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं आमिर साहब। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो देखने वालों के साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि किस तरह से हायर एजुकेशन कमीशन का जो इदारा है, वफाकी हुकूमत ने सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर उनके इख्तियारात पर धावा बोला है। ये धावा बोलने की वजह क्या थी, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात में कमी का जो फैसला किया उस पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी रियाज अल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, मेरा बड़ा सादा सा शायद बड़ा संगीन और मुश्किल सा भी सवाल है कि हायर एजुकेशन कमीशन का ये इदारा, ये अथॉरिटी हर गवर्नमेंट के अंदर ज़ेर एताब क्यों रहती है? ये बड़ी ज़्यादा टसल हमेशा रही हुई है। यहाँ पे अक्सर जो उन इदारों की तो समझ आती है जो काम नहीं कर रहे तो उनके इख्तियारात को सलब करना या कम करना, मगर ये टफ की वार जो है ये उन इदारों के लिए जो कि अच्छा काम कर रहे हों। हम HEC पे कुछ गलतियाँ भी, कुछ गलत चीज़ें भी होती रही हैं, मगर लार्जली मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तालीमी मेयार को बेहतर करने, यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करने में उनका एक बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। तो ये पहले भी बड़ी कोशिश होती रही हैं, काफ़ी मुकदमात भी होते रहे हैं जो इसके बॉसेस होते हैं उनके और गवर्नमेंट के दरमियान में, अदालतों में भी मुकदमे चलते रहते हैं। तो अभी जो है ना ये रियाज से लेटेस्ट पूछेंगे, मैं सिर्फ ये कह दूँ कि गवर्नमेंट जब आती है तो इसका एक मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट के इस तरह के ऑटोनमस वो कर दिए जाएं तो फिर गवर्नमेंट क्या होता है कि वो फिर सिफारिशें शुरू हो जाती हैं, टीचर भी उनकी मर्ज़ी के लगने शुरू हो जाते हैं, स्टूडेंट्स भी उनकी मर्ज़ी के जो है मेरिट के अगेंस्ट लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा जो निज़ाम एक बना हुआ है वो धर्म भरम हो जाता है। तो रियाज आप ही ने ये स्टोरी ब्रीफ की है, पहले ये बताएं कि जो मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस है ये है क्या? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये जो तरमीम है इसकी एक कोशिश जो है वो पिछली हुकूमत में भी हो चुकी है, लेकिन ये बहुत जल्द स्ट्राइक डाउन हो गया, स्पेशली जब आपने शफकत महमूद साहब को भी लिया हुआ था थोड़ी देर पहले। तो शफकत महमूद साहब जब वजीर थे तो एक ब्यूरोक्रेट यहाँ पे हैं और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। आजकल एक्टिंग चार्ज है उनके पास मिनिस्ट्री का, तो उनके मुतालिक मशहूर है कि वो इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी डेयरिंगली करते रहते हैं और उनके पंजाब में भी काफ़ी चीज़ों के हवाले से उनके नाम वगैरह भी आते रहे। तो ये जो मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस है इसमें
अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ये क्यों दूसरी मर्तबा आ रहा है कि जब से 18वीं तरमीम हुई है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसका नाम 5 मर्तबा तब्दील हो चुका है, जब से ये 2010 के बाद शेख वकास अकरम और ये सब चलते रहे, उसके बाद वफाक में उनके पास कुछ भी नहीं है। तो सूबों के पास एजुकेशन सिस्टम चला गया। तो अब ये पिछले 2-3 दफा साल में ये कोशिश हुई है, दो मरतबा, और अभी बड़ी संगीन कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो है वो HEC को वजारत तालीम के अंडर लाया जाए। अब मुजवज़ा तरमीम जो है वो इतनी खतरनाक है कि वो पूरा जो HEC का 2002 का और जो ऑर्डिनेंस है वो मुकम्मल उसको ओवरहॉल कर लेता है। मिसाल के तौर पर उसमें है कि जो HEC का जो चेयरमैन होगा उसका जो ओहदा है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर है, वो खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, 21-22 लोग हैं उसमें, वो जो सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें जो काफ़ी जो कंट्रोल है, जो टेक्निकल जो लोग लगेंगे, जो टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग होंगे, वो जो है वो मिनिस्ट्री लगाएगी। और जो इससे पहले ज़ाहिर HEC ही लगाती थी सारा कुछ, वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से होता था, और HEC का जो वो बोर्ड वगैरह होता है तो वो जो नॉमिनेट करके वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देते थे। तो ये कंट्रोल भी अब मिनिस्ट्री लेना चाह रही है। फिर जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाता है, उस पर भी बड़ी अरसे से जो है इनकी आंख है कि ये भी हम लगाएं ताकि HEC का जो एक किस्म की बैकबोन है वो हमारे हाथ में हो। अब इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि 2019 से लेकर अब तक 6 एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं। जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है शाइस्ता साहिबा, उनको मिल चुकी हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं HEC का, क्योंकि मिनिस्ट्री को सूट करता है कि एक्टिंग एज अ ब्यूरोक्रेट है, जिसको पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से लाया गया, वो अभी तक जो है वहाँ पे मौजूद है। और 6 मरतबा उनको एक्सटेंशन मिल चुकी है, 5 मरतबा HEC का इश्तिहार दे चुका है। तो इख्तियारात जो हैं वो HEC के सल्ब करने इंतहा, मतलब 18-19 ऐसी तरमीम थी कि मुकम्मल तौर पे ये जो है वो अगर मैं कहूँ कि 80% जो इख्तियारात थे HEC के वो मिनिस्ट्री के पास चले जाने थे। मतलब अब तक ये है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब CCLC में ये गया और वहां से कुछ तरमीम के साथ अप्रूव हो गया, तो मैंने HEC में कुछ हुकाम को बताया कि जनाब ये तो CCLC से भी ओके हो गया। तो फिर हलचल मची और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये पहले भी एक दफ़ा कोशिश स्ट्राइक डाउन हो चुकी हुई है, और ये नहीं है कि पीपल विल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विल एक्सेप्टेड लाइंग डाउन। अभी मुझे देख रहा था मैं कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने भी बहुत रिएक्ट किया है, और भी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत रिएक्ट किया है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे NCA की मिसाल पता है, जब कोशिश की जा रही थी उसको भी जो है ना कब्ज़ा कर रहे हैं एक किस्म को। तो वो ये थी कि गवर्नर साहब ने वहाँ कहा जी फलाने बंदों को दाखिला दे दें। उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमारा मेरिट का बड़ा सिस्टम है, उन्होंने कहा ये सूबे को दे दी जाए, NCA जो है ना ये है ही लाहौर में, तो वो किया जाए। ओवरऑल 18वीं तरमीम का मकसद समझ आता है, मगर ये बड़ी अच्छी आपने बात की फर्स्ट कि ये इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा या ज़ामत आएगी? नहीं, इजीली तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये ज़ाहिर मैंने जब रिपोर्ट किया, फिर HEC वगैरह को पता चला, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया। तो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी हैरानी की बात थी। अब अंदाजा लगाएं कि CCLC से एक चीज़ ओके हो गई है जो सब कमेटी है कैबिनेट की, तो प्राइम मिनिस्टर तक जब बात पहुंची HEC की तरफ से कि जनाब ये इतना बड़ा ये होने जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बताया, उनके बाबुओं को बताया कि आप ये चीज़ करने जा रहे हैं कि आपने इन प्रिंसिपल पहले अप्रूवल लिया था कैबिनेट से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है कि ये क्यों किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है। तो चंद तरामीम हो वो तो हो जाती हैं, लेकिन जब आप 28-19 तरामीम कर रहे हैं, मतलब 19-20 के करीब तरामीम कर रहे हैं, तकरीबन नया कानून बनने जा रहा है। ये जो है ये इतनी बड़ी तरामीम जब कहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते तरामीम है, ये नया बिल आ रहा है, ऑर्डिनेंस आ रहा है। बिल्कुल टोटल ओवरहॉल करने वाली बात थी। और जहां तक आपने बात की मुखालिफत की, तो उसके बाद जब हलचल मची तो वाइस चांसलर्स वगैरह की कमेटी बुलाई गई और उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की और उन्होंने इसकी शदीद मुखालिफत की। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा, जिस तरह शुरू में कहा, मैं खुद चूंकि कवर करता रहा हूँ 2013 से अब तक, मैंने मतलब HEC को गाय बगाए कवर किया है, 6 साल बड़ा इंटेंसली कवर किया है। तो ये कुछ ऐसे इदारों में ऐसा इदारा है कि गवर्नमेंट के कि जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, समहाउ निस्बतन अच्छा काम कर रहा है। तो अगर उस पे भी बस ये है कि एक तो अदालतें मौजूद हैं, दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा फैसला एक ऐसी असेंबली कर रही है जो कि जिसके क्रेडेंशियल्स मशकूक है, वहाँ पे जो है डिबेट नहीं हो रही और वहाँ पे जो है एक पूरी बड़ी पार्टी मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको फॉलो अप करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजुल हक साहब, आपका भी, आमिर का भी शुक्रिया। देखने वाले को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।